द लास्ट ऑफ अस का सीजन 1 जब अनाउंस हुआ था तब मेरे लिए ये शो की एक्साइटमेंट थी सिर्फ और सिर्फ पेड्रो पास्कल की वजह से, क्योंकि गेम मैंने खेला नहीं था और ज़ॉम्बी वाला कंटेंट ऑलरेडी मैं काफी ज्यादा देख चुका था। और फिर जब सीजन 1 खत्म हुआ तब समझ में आया कि ओके, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है और सीजन 2 के लिए हाइप जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि मुझे देखना था कि अब स्टोरी यहाँ से किस तरफ जाएगी, अब क्या एंगल दिया जाएगा। क्योंकि फायरफ्लाइज को तो जोल ऑलरेडी मार चुका था और जो उनको टास्क मिला था कि एली को पहुंचाना है फायरफ्लाइज तक, अब वो टास्क नहीं रहा, तो फिर आगे क्या। और अब जब सीजन 2 खत्म हो चुका है इसका, तब मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है। ये सिर्फ एक बाप बेटी की कहानी नहीं है, बल्कि ये अलग अलग लोगों के रेवेंज आर्क के बारे में है। और कैसे उन लोगों की बदले की आग में उनके आसपास के सारे लोग जल रहे हैं, ये सीरीज हमें यही बताती है। सीजन 2 के फिनाले ने मुझे बहुत ही ज्यादा शॉक और ट्रॉमेटाइज किया है। हाँ, उतना नहीं किया जितना एपिसोड 2 ने किया था, बट स्टिल मैं एली के कैरेक्टर लेकर अब कंफ्यूज हूँ। क्या उसने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी है, और क्या अब उसे किसी चीज का रेग्रेट होता भी है या नहीं? और अगर उसे रेग्रेट है तो क्या वो अब भी उस रेवेंज वाले रास्ते पर चलेगी या अपनी नई लाइफ स्टार्ट करना चाहेगी? और अगर वो अपने रेवेंज वाले रास्ते पर ही चलती रहेगी तो मेरे ख्याल से वो पूरी दुनिया को ही ऐसे ही जला देगी। Where's Abby? सीजन 2 को अगर मैं एक लाइन में समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि पेन बिगेट्स पेन, और ये शो जो है इसी कॉन्सेप्ट पर रिवॉल्व कर रहा है और आगे भी इसी पर करेगा। सीजन 1 में जोएल ने पूरे हॉस्पिटल में सब लोगों को मारा, फायरफ्लाइज को मारा, मार्लिन को मारा। उसके पास में और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि इस दुनिया का हर बाप मेरे ख्याल से अपने बच्चे के लिए यही करता जो जोएल ने किया था। लेकिन इन सब में उसने एक बच्ची को अनाथ कर दिया। जेरी नाम का जो उसने डॉक्टर मारा था वो एबी का बाप था। तो एबी ने बदला लेने के लिए जोएल को मारा, जो कि एली का एक तरीके से फादर फिगर था, यानी कि अब उसने एली को एक बार फिर से अनाथ कर दिया। तो देखा जाए तो यहाँ पर एबी और एली दोनों के साथ में ही सेम चीजें हुई है। एक स्ट्रेंजर आता है और एबी को अनाथ करके चला जाता है, और फिर से एक स्ट्रेंजर आता है और एली को अनाथ करके चला जाता है। और दोनों ही जो लड़कियां हैं वो बदला लेने निकल पड़ती हैं, लेकिन अंजाम क्या हुआ? एबी ने मेल को, ओवेन को और नोरा को खो दिया, और एली ने जेसी को खो दिया, जो कि इस पूरी सीरीज का मेरे ख्याल से सबसे सेन कैरेक्टर था, सबसे समझदार कैरेक्टर था। अब मैं जानता हूँ कि अभी तक हमें सिर्फ और सिर्फ एली का पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, लेकिन मैं एबी का पर्सपेक्टिव भी देखना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, ये स्टोरी में मैं समझ चुका हूँ कि कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। यहाँ पर सब लोग ग्रे एरिया में आते हैं, सबके पास अपने अपने रीजंस है, सब लोग अपने अपनी तरीके से वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी कहानी के हीरो हैं और दूसरे की कहानी के विलन बन रखे हैं। He killed my friend. No, I did. अभी फिलहाल अगर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एबी से बड़ा कोई विलन है नहीं दुनिया में, क्योंकि उसने जोएल को मारा है। लेकिन मुझे लगता है कि जब एबी का पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा कि कैसे वो अपने फादर से कनेक्टेड थी, तब शायद से लोगों को समझ में आएगा कि ये हीरो और विलन की कहानी नहीं है, बल्कि राइट और रॉन्ग चॉइसेस की कहानी है। ये प्रोबेबली इस शो का सबसे शॉकिंग और सैड मोमेंट होगा। हमने आउटब्रेक की शुरुआत से ही जोएल को हारते हुए देखा था। आउटब्रेक शुरू होते ही मिलिट्री उसकी बेटी सैरा को मार देती है। उसके बाद में उसकी जिंदगी में कुछ बचता नहीं है, लेकिन उसे एक मोटिव मिलता है, एली। I'm not family. No. Your cargo. लेकिन फिर वही होता है कि एली अब मरने वाली होती है ताकि क्योर बनाया जा सके, लेकिन वो इस चीज से कैसे भी एली को बचा लेता है, दुनिया को दांव पे लगा के। वो इतने सालों से टॉमी से भी अलग हो रखा था, लेकिन जब उसे एली मिलती है तो उसे टॉमी भी मिल जाता है। तो हमने एज अ कैरेक्टर जोएल को ग्रो करते हुए देखा था, लेकिन हम खुद से भी सवाल कर रहे थे कि यार इसने कांड तो काफी सारे कर दिए हैं, क्या उसने जो कुछ किया सब कुछ सही था? क्या उसके एक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा? और ये सीरीज उसी का जवाब देती है। जवाब एज इन कोई क्लियर जवाब नहीं देती कि जोएल ने जो किया वो सही था या गलत था, लेकिन उसके जो एक्शन थे उनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सीरीज कंफर्म करती है। और ये हमें पता चलता है एपिसोड 2 में, जब एबी उसे मारने आती है। What life? और हमें यह भी बताया जाता है कि एबी उसी डॉक्टर की बेटी थी जिसको जोएल ने मारा था, और तब हम समझ जाते हैं कि ओके, दिस इज द एंड। जोएल ने जो कांड किए थे, उसका जो पास्ट था, अब वो कैचअप कर रहा है, उसको पकड़ रहा है और वो इससे और नहीं भाग सकता। तो मैंने ये एपिसोड देखने के बाद में गेम स्टार्ट किया था पार्ट 2, और मैंने देखा कि उसमें भी जो जोएल की डेथ है वो बड़ी शॉकिंग है और बड़ी ट्रॉमेटिक भी है। लेकिन शो के अंदर वो इस डेथ को एक स्टेप आगे लेकर गए हैं। उन्होंने जोएल और एबी के बीच में जो कॉन्फ्रंटेशन सीन है ना, उसको क्लियर और लंबा दिखाया है, और जो टॉर्चर वाला पार्ट था उसको काफी खींचा है ताकि वो और दर्दनाक लगे हमें, जिसकी वजह से टीवी हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग और इमोशनल एपिसोड बन जाता है। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 3 एपिसोड 9 एक अलग ही लेवल पे है।
wasted it. एली की जर्नी कितनी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली रही है। देखो सीजन 1 में वो एक टिपिकल टीनेजर होती है जो किसी की सुनती नहीं है, थोड़ी रेबल टाइप की भी होती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो स्वीट भी होती है और धीरे धीरे उसकी जोल के साथ में बॉन्डिंग बनती है, वो जोल के लिए केयर करना भी शुरू कर देती है। लेकिन सीजन 2 में ओवर द एपिसोड्स हमें पता चलता है कि एली जोल से नाराज थी और उसका रीजन ये था कि उसको जोल के सारे कांड के बारे में पता था कि उसने कैसे कैसे झूठ बोला है, फायरफ्लाइज को मारा है, पूरी दुनिया को दाव पे लगा दिया। एली एक तरफ तो उसको हेट करने लगती है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो उसको बचाने के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ सकती है। पर एली की जर्नी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जोल का मरना, और जोल की मौत उसको फोर्सफुली दिखाई गई थी। You're all gonna fucking die! और यहीं से वो एक टिपिकल केयर फ्री टीनेजर से एक वेंजफुल लड़की में बदल जाती है। वो डीना के साथ सियाटल निकल जाती है जोल की डेथ का बदला लेने, और हमने देखा कि सियाटल में वो कितने सेल्फिश डिसीजंस ले रही थी। उसने जेसी को छोड़कर एबी का पीछा करना सही समझा, उसने टॉमी की परवाह नहीं करी और उसने डीना को डेंजर में डाला। और अब एक और टर्निंग पॉइंट आ चुका है एली की जर्नी में, और वो है मेल की डेथ, जो कि हमने लेटेस्ट एपिसोड में देखी। देखो एली ना सिर्फ एबी को ही नहीं बल्कि बाकी सभी लोगों को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल मानती है जोल की डेथ के लिए। और वो गेम में भी दिखाया गया कि एली और डीना एक एक करके सभी लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस एपिसोड में मेल प्रेग्नेंट थी, वो मर जाती है, और एक बच्चे को मारना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और अब एली भी जानती है कि वो यहाँ से यू टर्न नहीं मार सकती। उसको भी पता है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि उसको इस बात का कितना रिग्रेट है और वो इस चीज़ को कैसे हैंडल करती है फ्यूचर में। मुझे शो से एक प्रॉब्लम है। अब देखो वैसे तो ये अडेप्टेशन है गेम का और उन्होंने अपने हिसाब से चेंजेस किए हैं, कुछ चेंजेस बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन उन्होंने टॉमी को साइड लाइन क्यों किया? देखा जाए तो इस पॉइंट तक गेम के अंदर टॉमी थोड़ा बेटर यूटिलाइज हुआ है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा अलग है गेम के अंदर और बहुत ज्यादा अच्छी है। गेम के अंदर टॉमी एली से पहले ही निकल जाता है एबी का बदला लेने, सियाटल के लिए निकल जाता है वो, लेकिन यहाँ शो में 3 महीने निकल चुके हैं और वो कैलकुलेटेड स्टेप्स लिख रहा होता है, वो जैक्सन के बारे में सोच रहा होता है। तो ये बहुत ही मेजर चेंज कहूंगा मैं कैरेक्टर में, जबकि गेम में ऐसा नहीं हुआ था। वो एली को बेवकूफ बना के निकल गया था। ऊपर से गेम के अंदर एक सीन आता है जहां पर जोल कन्फेस करता है टॉमी के सामने कि उसने सॉल्ट लेक सिटी में क्या किया था, हॉस्पिटल में कितने लोगों को क्यों मारा था, और टॉमी एग्री भी करता है कि उसके जो एक्शंस थे वो बिल्कुल सही थे क्योंकि टॉमी खुद भी ऐसा ही करता। तो ये सीन मेरे ख्याल से शो के अंदर होना चाहिए था ताकि हमें फील हो सके कि जोल और टॉमी की बॉन्डिंग कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जोल की डेथ के बाद में दिखाया जाता है कि टॉमी जोल की बॉडी को क्लीन वगैरह करता है, तो उस सीन का वेट और ज्यादा फील होता। अगर सीजन 3 में वो ये सब कुछ सीन दिखाने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़े लेट हो चुके हैं। तो सीजन 3 जो है वो काफी सारी थीम्स से वर्क करता है, जैसे कि फॉरगिवनेस वर्सेस रिवेंज, मतलब कि अगर किसी इंसान ने आपकी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है तो क्या आप उसको माफ कर पाओगे? तो एली ने तो एबी को माफ नहीं किया और एबी ने जोल को माफ नहीं किया। एली भी बदला लेने निकल चुकी है और अब एबी एक बार फिर से बदला लेने निकल चुकी है। सर्वाइवल वर्सेस लिविंग। सर्वाइव करना और जीना दोनों अलग होते हैं। यू नीड होप, लव, कनेक्शंस टू ट्रूली लिव, लेकिन सर्वाइव करने के लिए तो ऑक्सीजन और फूड ही काफी है। मॉरल रिलेटिविज्म, राइट एंड रॉन्ग डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव। एवरीवन बिलीव्स दे आर डूइंग द राइट थिंग। और ये तो शायद से स्टोरी की मेन थीम है कि सबको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, बदला लेने जा रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनका बदला है वो, लेकिन उस बदले के चक्कर में क्या कुछ बर्बाद हो रहा है ये किसी को नहीं दिख रहा फिलहाल। द अटैक ऑन जैक्सन। तो देखो ये जो एपिसोड था ये जोल की डेथ की वजह से स्पेशल है और हाई रेटेड भी है, लेकिन यहाँ पर जो इन्फेक्टेड के साथ में जो फाइट हुई थी, जो इन्फेक्टेड ने अटैक किया था ना, वो बहुत ज़्यादा शानदार था। मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ गई थी, वो समय जब गेम ऑफ थ्रोन्स अच्छा हुआ करता था। तो ये पूरा अटैक गेम में नहीं है, ये शो में ऐड किया गया है और मैं कहूँगा ब्रिलियंट एडिशन था ये। जिस तरह से टॉमी ने सिक्योरिटी अरेंज कर रखी थी, जो टैक्टिक्स वो लोग यूज़ कर रहे थे और टीम वर्क कितना ज़्यादा दिखाया गया है, ये सब कुछ देखकर मज़ा आया। और खास करके वो मोमेंट जब टॉमी ब्लोटर से 1-on-1 फाइट करता है। वैसे गेम में भी ऐसा ही होता है, जब आप ब्लोटर पे अटैक करते हो, उसको जलाने की कोशिश करते हो, तो वो काफ़ी देर तक आपसे फाइट करता है जलने के बाद भी, और काफ़ी टाइम लगता है उसको मरने में ताकि वो एक आखिरी शिकार कर सके। वैसे इस एपिसोड के अंदर ना ये जो अटैक हुआ था जैक्सन के ऊपर, इसमें काफ़ी लोग मरे थे और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि अगले ही एपिसोड में वो जोल की डेथ को और बाकी सभी लोगों की डेथ को बराबर ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जोल उनका भगवान है कि वो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे कि वो मर गया तो उसके लिए अलग से दुख जताया जाएगा, नहीं। वो मेंशन करते हैं कि जैसे जोल मरा तो बाकी लोग भी मरे, बाकी लोगों ने अपनी फैमिली मेंबर्स को खोया है, तो ऐसा नहीं है कि जोल का बदला लेने जैक्सन की मिलिट्री निकल जाएगी, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा क्योंकि यही रियलिस्टिक अप्रोच होती है। अगर सब लोग जोल का बदला लेने निकल जाते तो ये तो बड़ा फैंटेसी स्टोरी में होता है, ऐसा रियल में नहीं होता।
भाई द लास्ट ऑफ अस 2 की सिनेमाटोग्राफी जो है वो एक्सीलेंट है। हर सीन जो है, हर शॉट जो है वो पर्पसफुल है। अगर आप सिएटल के शॉट्स को देखो तो वो ओवरग्रोन सिटी, नेचर रिक्लेमिंग बिल्डिंग्स, वो साइलेंस, ये विजुअल मेटाफर है कि ह्यूमैनिटी का सिविलाइजेशन क्रम्बल हो रहा है बट लाइफ फाइंड्स अ वे। कैरेक्टर क्लोजअप्स ब्रिलियंट है। जब एली पेन में होती है, कैमरा उसके फेस पे फोकस करता है, हर इमोशन को कैप्चर करता है। इस सीन में पेड्रो की एक्टिंग को देखो, इसके साथ में सिनेमाटोग्राफी कॉम्प्लीमेंट कर रही है उसको। और इन्फेक्टेड के शॉट्स तो भाई साहब सारे ही कमाल थे। चाहे आप उस सीन की बात कर लो जब वो एबी के पीछे पड़े होते हैं, या फिर टॉमी वर्सेस ब्लोटर की बात कर लो, वो तो परफेक्ट था। सिनेमाटोग्राफी के थ्रू जो टेरर दिखाया ना, मजा आ गया भाई। और प्रोडक्शन टीम ने तो क्या ही कमाल ही कर दिया। मतलब पैसा बहुत सारा लगा है ऑब्वियसली, लेकिन कमाल काम किया है। सिएटल की डिजाइन देखो, 20 साल बाद क्या होगा एक सिटी का, वो परफेक्टली कैप्चर किया है। बिल्डिंग्स में प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, कार्स रस्टेड है, स्ट्रीट्स टूटी हुई हैं, बट स्टिल वो ऑर्गेनाइज सेटलमेंट है जहां लोग जिंदा हैं। लास्ट एपिसोड में कुछ देर के लिए WLF का स्टेडियम बेस दिखाया जाता है, जिसकी डिजाइन मेरे ख्याल से पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बेस्ट होगी किसी भी कंटेंट में। वो बेसमेंट याद है ना जहां पर एली ने नोरा को मारा था, वहां पर कुछ भी CGI नहीं था। अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखोगे तो उन लोगों ने वो सब चीजें क्राफ्ट करी थी, वो सब कुछ चीजें डिजाइन करी थी। दिस इज इनसेन। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट सिनेमैटिक शो है, क्योंकि विजुअल, म्यूजिक, प्रोडक्शन हर चीज में एक्सीलेंट है। ऑल थैंक्स टू HBO की हिस्ट्री रही है कि वो एक से एक बैंगर शो लेकर आते हैं। द वायर, सोप्रेनोस, चेर्नोबिल और गेम ऑफ थ्रोन्स। लास्ट के सीजन्स को छोड़ दो। अब शो ने ना काफी कुछ ऐसा किया है जो गेम के अंदर नहीं हुआ, जिसको मैं लिटिल ट्वीक्स कहूंगा। जैसे कि जोएल के फादर की स्टोरी। अब एग्जैक्टली ये कोई स्टोरी नहीं थी, ये एक डायलॉग एक्सचेंज था, I hope you do a little better than me. लेकिन कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि वो हमें तब भी फील होता है जब जोएल एली को समझा रहा होता है, एली से बात कर रहा होता है, पेरेंटहुड की बात कर रहा होता है। I hope you do a little better than me. तो लास्ट ऑफ अस ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अलग से ऐड करता है जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया। जैसे कि सीजन 1 के एपिसोड 1 की ओपनिंग ही देख लो, वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट फंगस को डिस्कस कर रहे होते हैं। अब वो गेम में नहीं है, लेकिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो। या इस लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिस तरीके से जेसी पता कर लेता है कि डीना प्रेग्नेंट है और एली और डीना के बीच में कुछ तो चल रहा है, वो कितना ज़्यादा क्लेवर था। जोएल का एली के हर बर्थडे पर सरप्राइज प्लान करना, गिटार पर कार्विंग करना, जैक्सन पर जो अटैक हुआ, एली का सेरेफाइट्स के आइलैंड पर जाना, और फिर उस बच्चे का वो इशारा। जिस कम्युनिटी के बच्चे को एली बचाना चाहती थी कुछ देर पहले, उसी कम्युनिटी का बच्चा मारने का इशारा करता है एली को देखकर। ये पैरेलल कितना बढ़िया ड्रॉ किया है, ये गेम के अंदर नहीं है। ऐसी और भी कई सारी चीजें जो गेम के अंदर नहीं है लेकिन शो में ऐड करी गई हैं और वो अच्छी लगती हैं। तो मेरे हिसाब से द लास्ट ऑफ अस के दोनों ही सीजन्स बहुत बढ़िया है, और इस सीजन में तो मौका मिला है ऑडियंस को अपनी मोरालिटी के हिसाब से साइड्स चूज करने का। सीजन 3 में और अच्छा क्लियर मौका मिलेगा मेरे ख्याल से। और अगर साइड चूज नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, सभी लोगों के पर्सपेक्टिव को समझो। गिल्ट, होप, रिग्रेट, ये जो इमोशंस है इनको समझो कि कैसे दिखाया गया है शो के अंदर। बाकी आप लोगों को ये सीजन कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में। Hey, kiddo.